1956 में। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा महाराष्ट्र में एक जगह है एलोरा। एलोरा, एलोरा में फेम है कैलाश नाथ का मंदिर है ना, तो ये बनाएगा एलोरा में, एलोरा में कैलाश नाथ का मंदिर। और ये मंदिर किस लिए फेमस है, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये इसलिए फेमस है कि पूरे पहाड़ को काट के, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया, पूरे पहाड़ को काट के पहले तो उसको बाहर से सजाया, फिर उसको अंदर से ऊपर से काटना शुरू किया, और 90 फीट का मंदिर बना रखा है उन्होंने। सोच के देखो पहाड़ को। और ये बहुत हिंदू देवी देवताओं के इसमें चित्र है, बहुत सुंदर बना हुआ है। एलारो का एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये बनाया है अपने कृष्ण ने। कृष्ण के बाद अगला शासक बनेगा ध्रुव। और यहां से ध्रुव के समय से क्या शुरू हो जाता है, इसे 813 इसका टाइम है। इसके समय से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। और ये क्या करेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये दोनों को हरा देगा, पालों को भी हरा देगा, और त्रिपक्षीय संघर्ष में ये करेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू, और ये उत्तर भारत का अभियान कर, उत्तर भारत का अभियान कर पाल शासक तो धर्मपाल को हराएगा, पाल शासक धर्मपाल। और गुर्जर प्रतिहार कौन था, वत्सराज। वत्सराज को पराजित कर देगा। इसमें आपको अपने को मुख्य मुख्य चीजें याद करनी है, इनमें 5 5 7 7 लाइनें मैं बता दूंगा मुख्य मुख्य कौन है। ठीक है ना, सारा याद नहीं करना, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो याद करनी है, और वो ही पूछी जाती है। ठीक है, ध्रुव। ध्रुव के बाद में आएगा अगला शासक गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद में आएगा गोविंद थर्ड। और इसके समय में भी सेम वो की वो बात रिपीट हो जाएगी। वो बात क्या रिपीट होगी, वो फिर से कन्नौज को, दोनों उधर तो धर्मपाल होगा, कन्नौज को छेड़ेंगे, और उधर वत्सराज का उत्तराधिकारी आ जाएगा नागभट्ट। और फिर वो दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, तो नीचे से कौन पहुंच जाएगा, गोविंद पहुंच जाएगा, जैसे पहले ध्रुव पहुंचा था, और जाके दोनों को हरा के फिर वापिस आ जाएगा। वो सोचेंगे भी ये ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान गुर्जर शासक, गुर्जर शासक नागभट्ट आ जाएगा यहाँ, तो नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड हुए।
पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देगा। फिर इनके बाद अगला शासक आएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष था जैन धर्म का उपासक, ठीक है। और अमोघ वर्ष क्या था, इसका जो काल था, एक तो जैन धर्म का उपासक था, तो शांति का काल था। और इसने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, कवि राजमार्ग, कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की, ठीक है ना। अमोघ वर्ष का काल जो था, एक तो ये जैन धर्म का उपासक था, एक इसका काल था वो शांति का काल था। शांति का काल, शांति का काल था तो कला साहित्य में प्रगति हुई, कला साहित्य की प्रगति। इसने स्वयं ने किताब लिखी, उसका नाम था, स्वयं ने पुस्तक लिखी कन्नड़ भाषा में पुस्तक लिखी, उसका नाम था कवि राजमार्ग। इंपॉर्टेंट किताब है ना, कन्नड़ में कवि राजमार्ग, ठीक है। एक इनके समय में तीन, ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इतने अभी तक इतना पढ़ा है ना, इतने में एक तो ये कवि राजमार्ग इंपॉर्टेंट है, छांटना से देखो, छांटना सीख जाओ। एक ये दंती दुर्ग इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। राजधानी मान्य खेत इंपॉर्टेंट हो गई, पूछ लेते हैं बस, ये सिंपल से, ये तो ये जो सुमेलित कीजिए उसमें पूछते हैं, ठीक है। और ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष ध्रुव के समय शुरू हुआ, और ये अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट है। और ये अमोघ वर्ष की किताब जो है कवि राजमार्ग, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब अगली बात है, इनके समय कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न थे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। कितने लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना? सुन लो आज, है ना। इसके समय में जो कन्नड़ भाषा का कवि था, वो था पंप। पंप कवि, पंप इसके समय में था, तो इसका दरबारी हो जाएगा। और उसने किताब लिखी आदि पुराण। आदि पुराण जो जैन तीर्थंकर है, ऋषभ देव या आदिनाथ, उनकी जीवनी है ना। आदि आदि पुराण नाम से लिखी, पंप ने लिखी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट। पंप ने आदि पुराण लिखी है। के बाद आएगा शासक इंद्र तृतीय, लिखो इंद्र तृतीय। फिर आएगा कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने क्या किया, चोल शासक परांतक को हरा दिया, है ना। चोल बहुत शक्तिशाली थे। इंद्र तृतीय के बाद में आएगा कृष्ण थर्ड, और इसने क्या किया, इनके समकालीन चोल थे, चोल शासक परांतक को हराया। और पहुंच गया रामेश्वरम तक। तमिलनाडु में है ना रामेश्वरम, यहाँ बनाया इसने मंदिर, कृष्णेश्वर मंदिर। कृष्णेश्वर मंदिर, कृष्णेश्वर मंदिर।
और इसके दरबार में कौन निवास करता था? इसका राजकवि था पोन्ना या पौन। पंपा तो हो गया, पौन आ गया। पौन ने किताब लिखी, उसका नाम है शांति पुराण। ठीक है। और इसी का समकालीन था, इसी का समकालीन, इसी का समकालीन मतलब किसका समकालीन? पौन का समकालीन था रन। और इन तीनों को, पंपा, पौन और रन, तीनों को कन्नड़ काव्य का त्रिरत्न कहते हैं ना, कन्नड़ काव्य का त्रिरत्न, कन्नड़ काव्य का। अब देखो, पूरी 15 लाइनें भी नहीं हुई, बस इतना आपने काम का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इतना तो याद कर लोगे ना, 15 ही लाइनें, इससे ज्यादा नहीं। देखो, अब इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद जब इनका शासन कमजोर हुआ, तो मैंने मालवा का परमार वंश लिखाया था, आपको लिखवाया था ना। तो एक तो इन्होंने मालवा को जीत रखा था, तो एक तो जब इसके कृष्ण थर्ड के उत्तराधिकारी कमजोर हुए, उत्तराधिकारी कमजोर, तो इनका एक सामंत था सीयक। सामंत सीयक ने क्या किया? मालवा के परमार वंश की नींव रखी, मालवा के परमार वंश की नींव रखी। और दूसरा क्या किया? इसी का कमजोर उत्तराधिकारी था, कौन था? कृष्ण थर्ड का कर्क। कर्क था अंतिम राष्ट्रकूट शासक। और इस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को किसने मार डाला? वेंगी का चालुक्य था तेलप द्वितीय। वो कहावत सुनी है क्या? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो बताऊंगा। ठीक है, वो वाला था ये अंतिम राष्ट्रकूट शासक तेलप सेकंड। अब था तो तेलप, लेकिन वो भाषा का अपभ्रंश होके तेली हो गया है ना। ठीक है, तेलप सेकंड था ये वेंगी का चालुक्य शासक, वेंगी का चालुक्य शासक। और इस वेंगी के चालुक्य शासक ने क्या किया? कर्क की हत्या कर दी। तो कर्क जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक था, तेलप द्वितीय ने हत्या कर राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत कर दिया। और वेंगी के चालुक्य वंश की नींव रखी। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? चालुक्य वंश की नींव रखी। इसमें सिर्फ 10 लाइनें याद रखने वाली। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक 752 में दंती दुर्ग ने, या उसको दंती वर्मन भी कह देते हैं, राजधानी मान्यखेत को बनाया। फिर कृष्ण ने एलोरा का क्या बनाया? कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। फिर आओगे तो अमोघ वर्ष की जो कन्नड़ भाषा में कविता है, जो किताब है, कवि राजमार्ग। और अमोघ की दरबार में कौन रहता था? पंप कवि रहता था, जिसने आदि पुराण लिखा। ठीक है, कृष्ण के दरबार में कौन रहता था?
कौन रहता था जिसने किताब लिखी? शांति पुराण। और कृष्ण ने ही रामेश जो चोल शासक था परांतक, आदित्य के बाद जो शासक आया ना परांतक, चोल बहुत शक्तिशाली शासक थे। चोल खुद इतने शक्तिशाली थे कि वो इंडोनेशिया मलेशिया सब पर कब्जा किए बैठे थे। ठीक है, उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, वहां जाके कौन सा मंदिर बनवाया? कृष्णेश्वर मंदिर। उसको गढ़ मार्तंडे मंदिर भी कह देते हैं ना, लिख लो कृष्णेश्वर मंदिर को। और ये पंपा पोनारन त्रिरत्न हो गए, बस इतना ही याद करने लायक है। कृष्णेश्वर मंदिर या गढ़ मार्तंडे मंदिर भी यही है। बस इतना है। फिर सियक ने मालवा के परमार वंश की नींव रख दी, और तेलप ने कौन सी रख दी? तेलप ने रख दी वेंगी के चालुक्य वंश की। और वो कहावत कैसे बनी? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये तेलप ने क्या है, मालवा के जो परमार थे, जो राजा भोज की कहानियां चलती है, वहां 6 बार आक्रमण किया मालवा पर और 6 बार हार गया। हार गया तो कहावत चल गई, देखो कहाँ राजा भोज और कहाँ तेलप। तो तेलप तो रहा नहीं, तो वो तेली कहने लग गए, है ना। ठीक है, ये है। अब शुरू करते हैं पाल वंश, है ना। बंगाल का त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा वंश, बंगाल का पाल वंश। बंगाल का पाल वंश। ठीक है, देखो क्या हुआ। पहले हर्षवर्धन के समय यहाँ का वो किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का था। गौड़ वंश का राजा शशांक था। शशांक के बाद कौन आ जाएगा? वहां अव्यवस्था फैली रही। अव्यवस्था फैली रही तो वहां की जनता ने, बंगाल की जनता ने किसको शासक बना दिया? गोपाल को, है ना। तो अव्यवस्था से परेशान होकर जनता ने जनता ने गोपाल को बंगाल का शासक चुना। बंगाल का शासक चुना। तो ये कब चुना? 750 में। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन हुआ? गोपाल। गोपाल हुआ। गोपाल के बाद अगला शासक आएगा धर्मपाल। लिखो धर्मपाल। धर्मपाल का समय है 770 से लेकर 810। देखो, इसके बाद आएगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल किस किस से पराजित हुआ था? धर्मपाल पराजित ही पराजित हुआ। हालांकि उपाधि तो इसने उत्तरापद स्वामी की धारण करी थी, लेकिन पराजित हुआ। गुर्जर प्रतिहारों में कुछ किससे हुआ? वत्सराज से भी हुआ, नागभट्ट से भी हुआ। और राष्ट्रकूट राजाओं में ध्रुव से भी हुआ, गोविंद से भी हुआ। लेकिन पाल शासकों को अगर याद करते हैं, इस बार आईएएस प्री 2023 में आया था, कई सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन था। इन्होंने एक तो बंगाल में बौद्ध धर्म का उत्थान बहुत किया, और दूसरे ये जो महाविद्यालय थे, कौन कौन से? जैसे नालंदा का तो कुमारगुप्त ने स्थापित करवाई दिया था। विक्रमशिला और ओदंतपुरी की जो स्थापना में पूरा पूरा योगदान दिया, और नालंदा वाले को भी ये दान देते थे। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म की इनके समय में खूब वृद्धि हुई। बस याद करने वाली दो ही बात है। ठीक है, देखो, धर्मपाल ने उपाधि धारण करी,
उत्तरापद स्वामी। बाकी तो कॉपी कितनी लिख लिख के भर लो, काम की चीज इतनी ही है ना। उत्तरापद स्वामी त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, वत्सराज व नागभट्ट से पराजित हुआ। और राष्ट्रकूट से पराजित हुआ वो थे ध्रुव और गोविंद। ठीक है। ने क्या किया, इसने विक्रमशिला बौद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला बौद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। देखो, इसके बाद आया धर्मपाल के बाद देवपाल। और देवपाल किसके लिए फेमस है? देवपाल फेमस है उदंतपुरी जो है, यही उदंतपुरी, या उसको उद्यंतपुरी भी कह देते हैं। उद्यंतपुरी महायान बौद्ध के केंद्र, महायान बौद्ध धर्म के केंद्र की महायान बौद्ध धर्म के केंद्र की बजाय ये क्या थे? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी टाइप। धीरे धीरे करके इनका पतन हो गया। धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, वो आगे वाले शासक थे। विग्रहपाल और नारायणपाल कमजोर शासक थे। इनके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? बंगाल में सेन वंश आ जाएगा, है ना। बंगाल में सेन वंश आ जाएगा। इनके बाद बंगाल में सेन वंश आ जाएगा। एक बीच में और होगा, रामपाल नाम का शासक आएगा लास्ट में, रामपाल। एक किताब बहुत प्रसिद्ध है, संध्याकर नंदी है, उसकी एक किताब है, पूछ लेते हैं मिडाइवल इंडिया में। संध्याकर नंदी ने एक एक किताब लिखी है, उसका नाम है रामचरित। और उस रामचरित का नायक कौन है? ये रामपाल है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है संध्याकर नंदी की, पूर्व मध्यकालीन भारत के हिसाब से, बार बार पूछते। ठीक है। एक, देखो, दो तीन चीजें जो फिक्स बार बार रिपीट होती है थोड़ी सी। एक, पूर्व मध्यकाल में दो किताबें हैं। एक तो है दाई बाग, ठीक है,
दाए बाग और दूसरी है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। ये दो क्या बताती हैं, दाए बाग और मिताक्षरा। इन किताबों में ये कानूनी ग्रंथ है, जैसे पुत्री को पिता की संपत्ति में कितना अधिकार मिलेगा और ये सारी चीजें, वो जो था वो इनके दरबार में था। तो दाए बाग का लेखक, दाए बाग का लेखक जिमूत वाहन पाल शासकों के दरबार में रहता था। जिमूत बड़ा आएगा ये, दाए बाग का लेखक जिमूत वाहन। पाल शासकों के दरबार में रहता था। एक इनके समय में जैसे दो विद्वान थे, अतीश और दीपंकर। अतीश और दीपंकर ने क्या किया, महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया तिब्बत में। तो वो जो अतीश था वो इनके दरबार में रहता था। ठीक है, लिखो, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले अतीश और दीपंकर पाल शासकों के दरबार में। और एक लास्ट तो है ही, इनके समय महायान बौद्ध धर्म की उन्नति हुई, है ना। महायान बौद्ध धर्म की उन्नति, साथ में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। शिक्षा के, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। ये नालंदा कैसे चलेगा, पाल शासकों के बाद कौन आ जाएंगे, सेन शासक आ जाएंगे और भारत पर आक्रमण होगा मोहम्मद गोरी का। गोरी के दो सेनापति थे, एक तो बख्तियार खिलजी और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी क्या करेगा, चला जाएगा बंगाल में। सेन शासक होगा लक्ष्मण सेन, को पता लगेगा, वो महल के पीछे वाले दरवाजे से फरार हो जाएगा। बख्तियार खिलजी नालंदा को जला देगा, तो महीनों तक जलता रहेगा। मतलब उसमें इतनी ज्यादा बौद्ध पांडुलिपियां थी। ठीक है ना, इसमें भी याद करने वाली ये 10 लाइनें। ठीक है।